हाय दोस्तों, जैसा कि हम आज कहे थे हमारा सेशन चल रहा है। आज हम संविधान के फिर से एक क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया था जैसे कि आप लोग क्वेश्चन बनाना है और इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे भी गए हैं। क्या भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधि मूलक थी? विवेचना कीजिए। ठीक है। Was the Indian Constituent Assembly a representative body? ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लिए, इसका आंसर देखिए। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो हुआ था ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। भारतीय संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी, अप्रत्यक्ष रूप से। यह भारतीय वयस्क जनता के 28.5% तथा कुल जनता के मात्र 15% का ही प्रतिनिधि करती थी। संविधान सभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य एक भी नहीं था। संविधान सभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य एक भी नहीं था, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। ठीक है। संविधान सभा के सभी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं, फिर भी संविधान सभा के जो सदस्य थे, सभी सदस्य, टोटल सदस्य जो थे, टोटल जो मेंबर थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे। रियासतों के जो प्रतिनिधि आए थे दोस्तों, आप लोग को पता होगा रियासतों की कुल सदस्य संख्या के लगभग 1/3 भाग राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए। कुछ ऐसे सदस्य थे जो राजाओं के द्वारा मनोनीत करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली थी उसमें भेजा गया था। ठीक। संविधान सभा के उपरयुक्त जनतांत्रिक स्वरूप की व्याख्या 2 आधारों पर की जा सकती है। इस सभा जो बना था इसका हम अगर व्याख्या करें तो 2 आधार पर, एक सैद्धांतिक आधार और एक व्यावहारिक आधार। सैद्धांतिक आधार में हम लोग क्या रखेंगे? सैद्धांतिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। इसके समर्थन में निम्न तर्क दिए जाते हैं। कौन? संविधान निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष योगदान नहीं, जनता द्वारा अनुमोदन नहीं, किसान और श्रमिक, जनता द्वारा अनुमोदन नहीं, संविधान निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष योगदान नहीं, जनता द्वारा अनुमोदन नहीं, किसान और श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं। ठीक है। और व्यवहारिक आधार में क्या रखेंगे? संविधान सभा का प्रतिनिधि स्वरूप यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सैद्धांतिक दृष्टि से संविधान सभा के प्रतिनिधि स्वरूप पर की गई आलोचना निराधार साबित हो जाती है निम्न प्रकार से। मतलब इसके पहले जो अभी हम किए वो निराधार साबित हो जाती है सैद्धांतिक आधार। किस लिए? क्योंकि संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन पारिस्थितिकी जन्य आवश्यकता था। उस समय की ऐसी स्थिति ही थी कि संविधान सभा को अप्रत्यक्ष रूप से चुनना ही पड़ता। देखिए कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमारा जो संविधान बना उस समय ऐसा नहीं कि हम लोग जानबूझ के प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किए, ऐसा नहीं, ऐसी स्थिति ही थी कि हम लोग मजबूर थे उस समय कि अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि भारत नई नई आज़ादी पाई थी। उसमें भारत की व्यवस्था भी, इतने पैसे भी नहीं थे, इतना रेवेन्यू भी नहीं था और इतनी व्यवस्था भी नहीं था। और सब जितने आर्मी वगैरह जितने भी थे सब ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश सरकार के पास थे। तो इसलिए संविधान सभा के अप्रत्यक्ष निर्वाचन परिस्थिति जन्य आवश्यकता थी। ठीक, ये पॉइंट जरूर डालिएगा। प्रथम आम चुनावों के सभी सदस्य विजयी हुए। उसके बाद जो पहली बार चुनाव कराया गया तो सभी लोग उसमें विजयी हो गए, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो संविधान सभा तो बन रहा था, लोग इतनी खुश थे कि जितने भी थे सबको जिता रही। नरेशों की सहमति का प्रश्न। भारतीय संविधान जनता का संविधान है। ठीक है। अपना जो भारतीय संविधान है वो जनता का संविधान है। ठीक है, न कि किसी का संविधान। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, जनता का संविधान है, क्योंकि सारी शक्तियों को जनता में निहित माना गया है। क्योंकि सारी शक्तियों को जनता में निहित माना गया। ठीक। 5वां देखिए, विभिन्न वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व। संविधान सभा में विभिन्न वर्गों जैसे जातियों, दलों, विशेष हितों को भी समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, प्राप्त था। जैसे कि निष्कर्षतः मतलब कि इसमें जो था कई वर्ग के तो मतलब जितने भी वर्ग हमारे देश में थे, विभिन्न धर्म थे, सभी लोग इसमें समान रूप से भागीदारी किए थे संविधान सभा में। ठीक। अब इसको निष्कर्षतः कैसे लिखेंगे?
निष्कर्षतः डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन सही था कि यद्यपि संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं की गई है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि संस्था थी। आप लोग लास्ट में भी ये पॉइंट डाल सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी का यह मत था, हमारी संविधान सभा जो ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया गया था, फिर भी हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारी जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी वो जनप्रतिनिधि संस्था है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी में आप देखिए कितना कम शब्द में बस इतना ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा आंसर, हमने भी बहुत ही मेहनत से लिखा था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का ये है दोस्तों। ये है, क्या भारत की संविधान सभा संप्रभु, मतलब कि संप्रभु थी? विवेचना कीजिए। मतलब कि एज ए कह रहे हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी वो संप्रभु थी, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु, संप्रभु माने होता है कि जैसे कि हमारी संस्था पे कोई रोग नहीं था, एकदम स्वतंत्र संस्था थी। ठीक, संप्रभु संस्था नहीं थी, इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थे। जैसे इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से हुआ था। ठीक है, संप्रभु मतलब कि हम कुछ भी बना सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, हैस्टल कोई बाधा नहीं है। तो इसमें आपसे यूपीएससी जानना चाहता है, सभी क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन, आप लोग सब मिलाइएगा। मैंने ईयर नहीं लिखे हैं यहाँ पे किस में आए, लेकिन सब आए हुए हैं। क्या भारत की संविधान सभा संप्रभु थी? विवेचना कीजिए। तो संविधान और कानूनी दृष्टि से संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु संस्था नहीं थी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं थी। अब इसका कारण आपको देना होगा, इसका निर्माण क्योंकि ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से हुआ था। मतलब हम जो निर्माण कर रहे थे वो ब्रिटिश सरकार से मतलब उनसे परमिशन लेकर हम संविधान सभा बना रहे थे। ब्रिटिश सरकार इसे समाप्त कर सकती थी, ब्रिटिश सरकार इसे जब चाहे भंग कर सकती थी संविधान सभा को। इसकी शक्तियाँ तथा अधिकारों पर कैबिनेट मिशन योजना द्वारा अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही बनाया गया था। और राष्ट्र का 1/4 भाग संविधान सभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहा था। राष्ट्र का 1/4 भाग फिर भी संविधान सभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहा था। लेकिन मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद आदि का विचार था कि यद्यपि देखिए फिर भी हमारे कुछ स्वतंत्रता के, जैसे मौलाना आज़ाद थे स्वतंत्रता से जो लोग रिलेटेड थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, राजेंद्र प्रसाद आदि भी उनका विचार था कि यद्यपि, चलिए ठीक है हम मान लेते हैं कि हमारा जो यद्यपि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुछ सीमाएं लगाई गई थी, हम मान लेते हैं कि हमारी संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, तो फिर भी जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, यद्यपि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा कुछ सीमाएं लगाई गई थी परंतु यह संप्रभु है। परंतु ये आप एनसीईआरटी उठाएंगे दोस्तों, इसमें जो संविधान सभा के बारे में भी जवाहरलाल नेहरू का पूरा स्पीच है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है, हमारी जो संविधान सभा है एक संप्रभु है क्योंकि इसकी सत्ता जनता से प्राप्त हुई है। भले हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने हमको संविधान बनाने के लिए हमको असेंबली दिया, हमको परमिशन लेना पड़ेगा उनसे, लेकिन फिर भी उनका स्पीच जो है एनसीईआरटी की किताब में दिया गया। पूरा बेहतर से आप लोग दोस्तों उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम आप लोग मतलब बता देंगे बाद में। पंडित नेहरू और ब्रिटिश सरकार द्वारा भी बार बार यही दोहराया गया था, पंडित नेहरू और ब्रिटिश सरकार द्वारा भी बार बार यही दोहराया गया था कि विधानसभा के अधिकांश सदस्यों ने इन आक्षेपों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा की संप्रभुता पर बल दिया। संविधान सभा ने अपनी संप्रभुता, सॉवरेंटी बोलते हैं इसको, सॉवरेंटी, ठीक है, सॉवरेंटी की सॉवरेंटी का प्रदर्शन करते हुए निम्न प्रस्ताव पारित किए। ठीक, ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी सत्ता के आदेश से संविधान सभा का विघटन नहीं किया जाएगा। जो हमारी संविधान सभा की जो सॉवरेंटी थी, ठीक है, उसको क्या था, ब्रिटिश संप्रभुता जो थी, ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी सत्ता के आदेश से संविधान सभा का विघटन नहीं किया जाएगा, तो तभी भंग की जाएगी जब इसके 2/3 सदस्य इस आशय का, मतलब किस आशय से हम लोग मतलब अब नहीं संविधान बनाना चाहते हैं, अगर प्रस्ताव पारित करते हैं
तभी यह संविधान सभा भंग की जाएगी, वरना यह संविधान सभा भंग नहीं। 2/3 सदस्य, ठीक है। संविधान सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति उसके निर्वाचित सभापति के पास थी। जो सभापति आप लोग जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, फिर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति उसके निर्वाचित सभापति, जो निर्वाचित किए गए थे सभापति के पास थी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो गए। दोस्तों कितना अच्छा पॉइंट, 15 अगस्त 1947, ठीक है, डेट याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जैसे पारित हुआ वैसे संविधान सभा पर जितने भी कैबिनेट मिशन द्वारा प्रतिबंध लगा, अभी आप लोगों को बताया हमने, संविधान सभा में कुछ प्रतिबंध लगाए हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को सारे प्रतिबंध हटा लिए गए, समाप्त हो गए, ठीक है। और भारतीय संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभुता संपन्न बन गई, ठीक है। अब हमारी संविधान सभा जो है वो संप्रभुता संपन्न, मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र, पूरी तरीके से लिबर्टी मतलब स्वतंत्र रूप से, सॉवरेंटी जिसे कह सकते हैं, संप्रभुता संपन्न बन गया। अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे, बस इतना ही लिखना था इसमें। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की संप्रभुता की पुष्टि करते हुए लिखा है कि, दोस्तों जैसे आपने बताया कि संविधान जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें काफ़ी अपना भाषण दिया था, स्पीच दिया था संविधान सभा में। सरकारें राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती, सरकारें जो होती हैं वह राजकीय पत्रों से, लेटर से पैदा नहीं होती हैं। वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं। मतलब वो जितने भी होते हैं सदस्य जो होते हैं, आज भी देख लीजिए, जो भी सरकार है, जो भी मेंबर है, वो कितनी भी तानाशाही, कितनी भी जनता का मतलब उनका वो ना कार्य करें, उनके लिए भलाई या परोपकारिता या उनके लिए उनकी सेवा ना करें, तो चाहे जो करें, क्योंकि उनको तो बनाया जनता ने ही है। अब क्योंकि इसके लिए जनता ही जिम्मेदार है। ऐसे मेंबर अगर पार्लियामेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इसमें जनता का भी योगदान है ना। जैसे जनता को चाहिए कि वो अच्छे लीडर चुने, अच्छे नेता चुने, जिससे कि संविधान में आज भी हमारे पार्लियामेंट में अगर वर्तमान में भी जो जाएँ, वो अच्छे एक साफ़ सुथरी इमेज के नेता हों, ठीक, नीट एंड क्लीन, मतलब कि उनके ऊपर दाग धब्बा ना हो, और वो एक ईमानदार, और उनकी भावना जो हो सेवा की हो। ऐसा नहीं कि बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो जो पॉलिटिक्स से ज्वाइन करते हैं, ठीक। तो ये स्पीच में आप लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकारें राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती हैं, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं या हो पाए हैं क्योंकि हमारे पास जनता की शक्ति है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं संविधान सभा में, तो हमारे पास जनता की शक्ति है। जहाँ तक जनता कोई दल या कोई दल, जैसे आज पार्टी होती है, कोई दल या कोई समूह वर्ग नहीं है, वरन समूची जनता चाहेगी वहाँ तक हम यहाँ रहेंगे। जब तक, मतलब वो यहाँ भी ये कहना चाहते हैं, जब तक हमारी जनता चाहेगी तब तक हम यहाँ रहेंगे संविधान सभा में। दोस्तों ये स्पीच में हमने NCERT का स्पीच उसमें पूरा, उसमें मेन फैक्ट यही था। पूरा स्पीच उसमें तो आप नहीं लिख सकते हैं, यूपीएससी में 250 शब्द ही लिखने होते हैं। तो उसमें हमने छाट के जो भी अच्छा होता, जितने भी अच्छे से अच्छे कंटेंट हो सके मैंने उसको लिखे हैं। आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर आगे हम लोग आप लोग फिर संविधान के इसी तरीके से 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन करवाते रहेंगे, प्री के लिए भी लाते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम निश्चित रूप से इस वर्ष अगर आप लोग देते हैं परीक्षा तो भी आपका हो जाएगा। अगर अगली बार भी देते हैं या इसके बाद भी देते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हिंदी मीडियम का रिजल्ट दोस्तों नहीं निकल रहा है तो क्योंकि हम उतना पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर हम उस तरीके से पढ़ने लगे और प्री के लिए अगर हम उस तरीके से फैक्ट देने लगे, आप लोग हमको सब्सक्राइब कीजिए, फिर देखिए आप लोग किस तरीके से। दोस्तों प्री में हम जीएस में हमेशा कट ऑफ मेरा क्लियर रहता है। जीएस में आप लोगों को ऐसा करवा देंगे, आप लोगों का कट ऑफ कभी रुकेगा ही नहीं यूपीएससी में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।